प्रिय छात्रों, पिछले भाग में हम लोगों ने वैधता के आकारिक प्रमाण को 9 सूत्रों के माध्यम से प्रदर्शित करना सीखा। अब तक आपको 9 सूत्र एवं उनका अनुप्रयोग अच्छी तरह से याद हो चुका होगा, और यदि ऐसा नहीं है तो एक बार पुनः पिछले भागों का अवश्य रिवीजन कर लें। तो अब हम अभ्यास प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। ये अभ्यास प्रश्न हम इरविन एम कॉपी की पुस्तक सिंबॉलिक लॉजिक से लिया है। देखिए, इरविन एम कॉपी की पुस्तक सिंबॉलिक लॉजिक है। उसका पार्ट 3 एक्सरसाइज के हमने प्रिंट आउट निकाला था 10 सवालों का, और इन्हीं के विषय में हम चर्चा करेंगे। ये देखिए पूरे सवाल हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और एक सवाल एक्स्ट्रा हमने ले लिया है 11। कुल 11 सवाल इस अभ्यास प्रश्न बताए जाएंगे आज आपको। कृपया ध्यान समझिएगा, और यदि एक बार में पूरी वीडियो नहीं देख सकते हैं आप तो इस वीडियो को रुक रुक कर देखिएगा, लेकिन हम पूरे सवालों को एक बार में ही बताना चाहते हैं। तो हम अब सवालों को शुरू करते हैं, तो बहुत ध्यान समझिएगा आप। पहला सवाल नंबर 1, A implies B। नंबर 2, क्रम से डालते हैं, C implies D। तीसरा है, तीसरी रो है, थर्ड रो, निगेशन B वेज निगेशन D डॉट निगेशन A वेज निगेशन B। और निष्कर्ष है, निष्कर्ष को इसलिए लगाकर लिखा जाता है 3 पॉइंट्स बनाकर, निष्कर्ष निगेशन A वेज निगेशन C। अब इस सवाल को हमने ब्लैक पेन से लिखा ताकि आपको कुछ अलग महसूस हो। तो देखिए, हाँ, अब हम इस सवाल में देखिए 3 रो हैं, 3 प्रीमिसेस हैं, 3 आधार वाक्य हैं, 3 रो हैं, और ये निष्कर्ष है। निष्कर्ष इसलिए लगाकर अलग से लिखा गया है। निष्कर्ष हमारा निगेशन A वेज निगेशन C। अब इसको हम तलाशेंगे कैसे निकालना है। तो हमारे पास 9 सूत्र है, उसको अपने दिमाग में 9 सूत्रों को इधर से उधर घुमाकर यूज करना पड़ेगा आपको। तो देखिए, मुझे निगेशन A वेज निगेशन C लाना है। कहाँ पर A और C, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है A और C। तो निगेशन A और वेज निगेशन C लाने के लिए हमें निगेशन B वेज निगेशन D की जरूरत पड़ेगी। पूर्ववर्ती भाग का निषेध करने के लिए उत्तरवर्ती भाग का निषेध होगा जब इन दोनों कंजंक्शन करेंगे। तो निगेशन B वेज निगेशन D कब आएगा? जब तीसरी रो में इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तब आप इस तरीके से आप सवाल को अपने दिमाग में घुमाएंगे, तब जाकर हल होगा ये। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए, हाँ, नंबर 4 चौथा नंबर डालेंगे, यहाँ सवाल हल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंजंक्शन करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड का कंजंक्शन करेंगे। तो लिखते हैं A implies B डॉट C implies D। आप कंजंक्शन करने के लिए याद होगा आपको कि डॉट का प्रयोग करते हैं, डॉट यानी एंड, और तो हम पहले और दूसरे रो को हमने पंक्ति को हमने एंड से जोड़ दिया। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 1 2 का कंजंक्शन, CON कंजंक्शन कर दिया, यानी कि पहले और दूसरी पंक्ति का हमने कंजंक्शन कर दिया। अब देखिए, कंजंक्शन करने का लाभ क्या होगा, मुझे इसे निष्कर्ष निकालने में मदद मिल सकती है। तो हम 5वीं पंक्ति क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तीसरी रो का सिंप्लीफिकेशन करेंगे। क्यों करेंगे, जब निगेशन V वेज निगेशन D आएगा तभी डिस्ट्रक्टिव डेल्मा सूत्र से निगेशन A वेज निगेशन C, जो कि हमारा निष्कर्ष है, प्राप्त हो जाएगा। तब हम देखिए अगली लाइन के लिए हम क्या करेंगे, तीसरे पंक्ति का सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सरलीकरण करेंगे। तो देखिए, निगेशन B वेज निगेशन D, ये सिंप्लीफिकेशन हो गया, 3 का सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण हो गया। अब देखिए, इस सरलीकरण का चौथी पंक्ति से डिस्ट्रक्टिव डेल्मा विघातक उभयता पास का प्रयोग करेंगे,
तब हमारा निष्कर्ष निगेशन ए वेज निगेशन सी प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए फिर 6 में हम 4 और 5 में 4 का 5 में डिस्ट्रक्टिव डायलेमा लगाया, निगेशन बी वेज निगेशन डी लगाया, तो निष्कर्ष क्या प्राप्त हो जाएगा, निगेशन ए वेज निगेशन सी। तो निष्कर्ष क्या प्राप्त होगा, निगेशन ए वेज निगेशन सी। कैसे प्राप्त हुआ, 4 और 5 में डिस्ट्रक्टिव डायलेमा का यूज किया, विघातक उभयता पास का यूज किया, तो हमारा ये निष्कर्ष प्राप्त हो गया। अब आप अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब हम नंबर 2, दूसरा सवाल है, इरविन एंड कॉपी की पुस्तक सिंबॉलिक लॉजिक से लिया गया है ये सवाल। हाँ, दूसरा सवाल है, ये देखिए ब्लैक पेन से लिखते हैं इसको। नंबर 1, ई इम्प्लाइज एफ डॉट निगेशन जी। सेकेंड रो है एफ वे जी इम्प्लाइज एच। थर्ड रो है ई, एंड इसलिए निष्कर्ष निकला, इसलिए निष्कर्ष मुझे क्या निकालना, कंक्लूजन एच। देखिए सवाल लिखने के बाद आप इसे ध्यान से समझेंगे। देखिए सबसे इसका निष्कर्ष क्लू जो होता है वो लास्ट पंक्तियों में होता है, वहां से सवाल को हम खोजना शुरू करना, हल करने के प्रयास शुरू करते हैं। तो हमारा निष्कर्ष तो आप देख रहे हैं, निष्कर्ष है एच। एच लाना है मुझे, एच मेरा यहाँ पर लिखा है, देख रहे हैं आप एच कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब एच यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे इसको एफ वे जी को मॉडुलस पोनेंस करना होगा। एफ को कैसे प्राप्त करेंगे, ऊपर की पंक्ति से एफ प्राप्त करेंगे। उसको प्राप्त करने के लिए पहले हम ई को हटाना होगा। तो 1 और 3 में मॉडुलस पोनेंस का प्रयोग करेंगे। 1 और 3 में क्या करेंगे, हम पूर्ववत अनुमान का प्रयोग करेंगे, तब मेरा ये वाला पार्ट मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो हम लिखते हैं नंबर 4, इसके 1 और 3 में मॉडुलस पोनेंस लगाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, एफ डॉट निगेशन जी। कैसे प्राप्त हुई है, 1 3 में मॉडुलस पोनेंस। पूर्ववत अनुमान कैसे लगाते हैं, आप जानते हैं कि पूर्ववर्ती भाग में एक्सेप्ट करते हैं तो उत्तरवर्ती भाग को हम लिखते हैं। तो ये एफ डॉट निगेशन जी, पीछे वाला भाग लिख दिया। अब देखिए 5वीं पंक्ति में क्या करेंगे, मुझे चूंकि एच प्राप्त करना है, एच क्योंकि निष्कर्ष मेरा क्या है, एच है, एच लाना है। तो हम देखिए एफ वे जी कैसे आएगा, जब हम इसका सरलीकरण कर देंगे, सिंप्लीफिकेशन कर देंगे चौथी पंक्ति का, तो एफ कैसे आया, एफ ये 4 का सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण करने से आया। अब इस एफ में जी ऐड कर देंगे, तब मॉडुलस पोनेंस लगा सकते हैं आप, और हमारा एच निष्कर्ष प्राप्त हो जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए एफ वेज जी क्या कर दिया, इसमें ऐड कर दिए, 5 में एडिशन यानी योग हम अपनी जरूरत के हिसाब से करते हैं, जो हमारा सवाल हल करने में मदद मिले ताकि उससे। तब देखिए अब हम इसे योग करने के बाद एफ वे जी मेरा इस रूप में प्राप्त हो गया। तो हाँ, इसके बीच हम क्या करेंगे, मॉडुलस पोनेंस का प्रयोग करेंगे। 2 और 6 में क्या करेंगे, मॉडुलस पोनेंस का प्रयोग करेंगे, पूर्ववत अनुमान का प्रयोग करेंगे, तो क्या मुझे प्राप्त हो जाएगा, एच प्राप्त हो जाएगा, जो कि हमारा निष्कर्ष है। तो 7वीं पंक्ति में 2 और 6 के बीच मॉडुलस पोनेंस लगाने से क्या प्राप्त हो गया, एच कैसे प्राप्त हुआ, 2 6 में पूर्ववत अनुमान मॉडुलस पोनेंस लगाने से हमारा एच प्राप्त हो गया। आपको समझ में आ रहा होगा सवाल। अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है, थर्ड सवाल है, जे इम्प्लाइज के। फर्स्ट में से जे, सेकेंड में क्या लिखा है, जे वेज के वेज निगेशन एल। थर्ड रो है निगेशन के। अब निष्कर्ष क्या मेरा, इसलिए निगेशन एल डॉट निगेशन
के। हमें क्या प्राप्त करना है निष्कर्ष में, निगेशन एल डॉट निगेशन के। अब निगेशन एल डॉट निगेशन के प्राप्त करने के लिए हमें देखिए ध्यान से, मेरे पास निगेशन के ऑलरेडी है, तीसरी पंक्ति में निगेशन के लिखा है, मुझे प्राप्त क्या करना है, चाहिए क्या, निगेशन एल। निगेशन एल कहाँ से आएगा, देखिए यहाँ निगेशन एल लिखा हुआ है, इस भाग में निगेशन एल लिखा हुआ है, निगेशन एल लिखा है। तो निगेशन एल लाने के लिए हमें इसका यूज करना होगा, निगेशन के से मॉडुलस टॉलरेंस लगाएंगे तो निगेशन जे प्राप्त होगा, निगेशन जे, और इसमें डिसजॉइंटेड सिलोजिज्म वैकल्पिक न्याय का प्रयोग करेंगे तो ये पंक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो हम शुरू करते हैं, हाँ अपने टारगेट की ओर चौथा नंबर डालते हैं। चौथा नंबर में हम सबसे पहले 1 और 3 के बीच मॉडुलस टॉलरेंस लगाएंगे, 1 और 3 के बीच शेषवत अनुमान, हिंदी में कहते हैं इसको मॉडुलस टॉलरेंस को। तो 1 और 3 में मॉडुलस टॉलरेंस लगाएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, निगेशन जे। आपको याद होगा, फिर से एक बार रिवीजन करके बता देते हैं, जैसे P इम्प्लाइज Q और निगेशन Q होगा तो निष्कर्ष मॉडुलस टॉलरेंस में क्या प्राप्त होगा, निगेशन P प्राप्त होता है। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं, निगेशन J, निगेशन J का यूज किस पंक्ति में करेंगे हम देखेंगे, 2 और 4 में, यहाँ पर J लिखा है और निगेशन J का यूज करेंगे वैकल्पिक न्यायवाद कि इनके बीच 2 और 4 के बीच डिसजॉइंटेड सिलोजिज्म का प्रयोग करेंगे तो ये वाला पार्ट मुझे प्राप्त होगा। तो देखिए 5वीं पंक्ति में 2 और 4 में डिसजॉइंटेड सिलोजिज्म लगाया तो क्या प्राप्त हो गया, के वेज निगेशन एल, हाँ निगेशन, हाँ ये देखिए यहाँ लिखना भूल गया, देखिए 1 और 3 में, 1 और 3 में मॉडुलस टॉलरेंस लगाया था और 2 और 4 में, 2 और 4 में डिसजॉइंटेड सिलोजिज्म वैकल्पिक ने, देखिए इस बार समझ लीजिए इसको, इसे P वेज Q के रूप में लिखा हो और हम निगेशन P कर देंगे तो निष्कर्ष क्या प्राप्त होगा, Q। ये क्या है, ये वैकल्पिक न्याय व डिसजॉइंटेड सिलोजिज्म कहते हैं इसको, डिसजॉइंटेड सिलोजिज्म के लिए है और ये मॉडुलस पोनेंस के लिए है। तो ध्यान रखिएगा, याद रिवीजन कर लीजिएगा एक बार और। अब देखिए, हाँ के वेज निगेशन एल प्राप्त हो गया। अब देखिए फिर एक बार डिसजॉइंटेड सिलोजिज्म का प्रयोग करेंगे तब मुझे निगेशन एल प्राप्त हो जाएगा। फिर से एक बार देखिए, हाँ 5 और 3 में डिसजॉइंटेड सिलोजिज्म का प्रयोग करेंगे। 5 और 3 में आप समझ रहे हैं कैसे, इसी बार लिख के समझाते हैं। 5 क्या है आपका, के वेज निगेशन एल है और 3 क्या है आपका, ये 5 है आपका, ये 3 क्या है, हाँ ये 5 है ना, और ये 3 क्या है आपका, निगेशन के। अब निगेशन के ऊपर बताया आपको, डिसजॉइंटेड सिलोजिज्म लगाएंगे ds तो क्या प्राप्त हो जाएगा, निगेशन एल। निगेशन कैसे प्राप्त हुआ, डिसजॉइंटेड सिलोजिज्म के प्रयोग से प्राप्त हुआ। तो इसीलिए आप यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, हाँ 5 और 3 में डिसजॉइंटेड सिलोजिज्म लगाया तो क्या प्राप्त हो गया, निगेशन एल। अब देखिए हमारा निष्कर्ष क्या निकालना है मुझे, निगेशन एल डॉट निगेशन के। निगेशन एल प्राप्त हो गया, कैसे प्राप्त हुआ, हाँ 5 3 डिसजॉइंटेड सिलोजिज्म 5 और 3 के बीच। अब देखिए निगेशन एल में निगेशन के को का कंजंक्शन कर देंगे, संयोजन कर देंगे तब हमारा निष्कर्ष प्राप्त हो जाएगा। 7वीं पंक्ति में निगेशन एल डॉट निगेशन के। तो हम क्या किया, 6 और 3, 6 और 3, 6 और 3 देख रहे हैं आप ना, ये 3 और 6, 6 और 3 का हमने क्या किया, कंजंक्शन कर दिया, संयोजन कर दिया तो हमारा ये निष्कर्ष प्राप्त हो गया। ये निष्कर्ष मुझे प्राप्त करना था। लास्ट लाइन में निष्कर्ष जो हमारा होगा इसलिए करके उसी को लाना होगा तब हमारा निगमन पूरा हो जाता है, डिडक्शन पूरा हो जाता है। तो अब हम अपने चौथे सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाँ चौथा सवाल हमारा है, मेथड डिडक्शन का चौथा सवाल है और नंबर 1 पंक्ति में m implies n, नंबर 2 n implies o, नंबर 3
M implies O होल implies N implies P। ठीक, अब देखिए चौथी पंक्ति है M implies P होल implies Q और निष्कर्ष क्या निकालना है मुझे, इसलिए Q। देखिए मुझे निष्कर्ष Q प्राप्त करना है इस सवाल में, तो Q कहाँ पर लिखा है, यहाँ लिखा है, चौथी पंक्ति में Q लिखा है। तो Q प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मुझे इसका हटाना होगा, M implies P मॉडुलस पोनेंस के माध्यम से इसे हटाएंगे, तब जाकर ये मुझे Q प्राप्त होगा। तो M implies P, सबसे पहले मुझे M implies P प्राप्त करना होगा। M implies P कैसे प्राप्त होगा, तो इसके लिए हम शुरू करते हैं सवाल। सबसे पहले हम देखिए 1 और 2 के बीच हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म हेतु हेतुपद न्यायवाक्य प्रयोग करेंगे। यूज करने के बाद यम ओ प्राप्त होगा, यम ओ से पूर्वत अनुमान मॉडुलस पोनेंस लगाएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, N implies P प्राप्त होगा। तो देखिए शुरू करते हैं सवाल लगाना हम। सबसे पहले नंबर 5, ये निष्कर्ष का नंबर नहीं डालते हैं हम, केवल आधार वाक्यों प्रीमिसेस का नंबर डालते हैं, उसके बाद सवाल को हम आगे हल करना शुरू करते हैं अगला नंबर डालकर। तो सबसे पहले हम 1 और 2 के बीच हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म HS का प्रयोग करेंगे, हेतु हेतुपद न्यायवाक्य सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो आपको याद होगा ये सूत्र, पिछले पढ़ चुके बार रिवीजन के लिए मैं फिर से बताता हूँ आपको। P implies Q और Q implies R लिखा हो तो ये और ये पार्ट जब मैच होता है तो इसे और इसे को हम हेतु हेतुपद रूप में सिंप्लीफिकेशन के रूप में लिखते हैं, P implies R। Q को छोड़ देते हैं ये वाले पार्ट, देखिए सेम दिशा में होना चाहिए, पहले आधार वाक्य में कॉन्सिक्वेंट के स्थान पर, दूसरे आधार वाक्य में इंसिडेंट या पूर्ववर्ती के स्थान पर हो, तो इसे हम हटा देते हैं और शेष भाग को P implies R को लिख देते हैं। ये है HS, क्या है ये, हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म का फार्मूला है। तब हम उसी आधार पर हम इसे हम यहाँ पर लिखते हैं M implies O, ये भाग मैच हुआ, इसे हटाया, M implies O। ये कैसे प्राप्त हुआ, 1 और 2 में HS हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म लगाया। अब देखिए छठा नंबर डालते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो प्राप्त हुआ है MO, इसे 3 और 5 में मॉडुलस पोनेंस का प्रयोग करेंगे, तब मुझे N implies P प्राप्त होगा। अब देखिए N implies P का यूज बताएंगे बाद में, आप पहले यहाँ देखिए, पहले मॉडुलस पोनेंस लगाने से क्या लेकर निकालेंगे, N implies P 3 और 5 में मॉडुलस पोनेंस, तो लिख देते हैं ये 3, 5 में मॉडुलस पोनेंस, पूर्वत अनुमान लगाया हमने, तो ये N implies P प्राप्त हो गया। अब इस N implies P का प्रयोग कहाँ करेंगे, देखिए ध्यान से, N implies P का ऐसा प्रयोग होना चाहिए कि मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे टारगेट क्या है, M implies P लाना है हमको, M implies P। M implies P कैसे आएगा, देखिए N implies P को हम इससे संबंध करते हैं, पहले वाले आधार वाक्य से संबंध करें तो कुछ रास्ता निकल सकता है इनके बीच। कैसे, देखिए आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। पहला आधार वाक्य क्या है मेरा, M implies N, और ये छठा है क्या, छठा नंबर क्या लिखा है, N implies P। तो देख रहे हैं ये पार्ट मैच हुआ, तो M implies P मुझे प्राप्त हो गया, जो कि मुझे निष्कर्ष निकालने में इसको मॉडुलस पोनेंस करेंगे इससे। तब देखिए 7वें नंबर में लिखेंगे, 7वें नंबर में क्या करेंगे कि हम मॉडुलस पोनेंस हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म 1 और 6 के बीच यूज करेंगे। 1 और 6, 1 हमारा ये है और 6 ये है, ध्यान समझिएगा इसको। 1 और 6 के बीच हमने आपको समझाने के लिए लिख दिया 1 और 6 यहाँ पर लिखा, तो आपका M और P आ जाएगा, M implies P आ जाएगा। M implies P कैसे प्राप्त हुआ, 1 और 6 में हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म हेतु हेतुपद न्यायवाक्य का प्रयोग किया, तो M implies P प्राप्त हो गया। अब देखिए इस M implies P को 4 और 7 का मैं मॉडुलस पोनेंस करेंगे, तब मुझे Q जो हमारा कंक्लूजन है निष्कर्ष से प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए अगली पंक्ति में 8 नंबर में 4 और 7 में मॉडुलस पोनेंस लगाया, तो क्या प्राप्त हो गया मुझे, Q 4
एंड 7 में मॉडुलस पोनेंस पूर्वतनुमान पहला सूत्र है 9 सूत्रों में, तो उसका यूज करने से मुझे निष्कर्ष जो कि हमारा क्यू है वो प्राप्त हो गया। तो अब मेरा इससे निष्कर्ष जो प्राप्त हो जाएगा, ये मेरा निष्कर्ष इसलिए है क्यू, तो प्राप्त होने से क्या हो जाएगा, मेरा सवाल हल मान लिया जाएगा, ये सॉल्व हो गया, डिरेक्शन हो गया। अब हम अगले नंबर की ओर बढ़ते हैं, नंबर 5 नंबर सवाल उतारते हैं। हाँ, आर implies negation S dot T implies negation U। फर्स्ट प्रीमिसेज है, प्रथमाधारक। सेकेंड में V implies negation W dot X implies negation Y। सेकेंड हो गया। थर्ड रो क्या है हमारा, T implies W dot U implies S। फोर्थ रो क्या है, चौथा V वेज R। अब निष्कर्ष क्या है, निगेशन T वेज निगेशन U। मुझे क्या प्राप्त करना है निष्कर्ष में, निगेशन T वेज निगेशन U। अब देखिए, हाँ ध्यान समझते हैं, निगेशन T वेज निगेशन U। सवाल हल लिखने के बाद खोजते हैं निगेशन T वेज निगेशन U कहाँ लिखा है। निगेशन T और निगेशन U, देखिए T और U यहाँ देख रहे हैं ना, T और U ये निगेशन के रूप में कब आएगा, जब निगेशन W वेज निगेशन S हो। कब होगा, जब निगेशन W वेज निगेशन S होगा, तो मुझे क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त हो जाएगा निगेशन W वेज निगेशन S डिस्ट्रक्टिव डायलेमा विघातक उभयता पास के रूप में जब आएगा, तो मुझे निगेशन T वेज निगेशन U प्राप्त होगा। तो इस पर ध्यान देना है। अब देखिए निगेशन W वेज निगेशन S कैसे प्राप्त होगा, इसके लिए पहले हम सवालों की ओर बढ़ते हैं। निगेशन W वेज निगेशन S, निगेशन W देख रहे हैं, निगेशन S यहाँ लिखा है ना, निगेशन W और निगेशन S यहाँ लिखा है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन का सहारा लेना होगा, 1 और 2 का सिंप्लीफिकेशन करना होगा, तब जाकर हम फिर इसके माध्यम से V वेज R का प्रयोग करके सवाल को हल कर पाएंगे। तब देखिए हम आगे बढ़ते शुरू करते हैं सवाल को आगे। हाँ, नंबर 5 हमने ये सवाल करने के लिए नीले रंग का प्रयोग किया ताकि आपको सवाल और उसका हल अलग अलग दिखाई दे सकें। तब देखिए हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, मुझे 1 और 2 का सिंप्लीफिकेशन करना होगा, सरलीकरण करना होगा, तब जाकर V वेज R का हम कंस्ट्रक्टिव डिलेमा के माध्यम से निगेशन W वेज निगेशन S प्राप्त कर लेंगे, और निगेशन W वेज निगेशन S से मुझे निगेशन T वेज निगेशन U जो कि हमारा निष्कर्ष है प्राप्त हो जाएगा। तो हम सवाल हल करना शुरू करते हैं। हाँ, R इम्प्लाइज निगेशन S, 1 का हमने क्या किया, सिंप्लीफिकेशन, 1 का सरलीकरण कर दिया, सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब देखिए छठी पंक्ति में 2 का सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो हम लिखेंगे V इम्प्लाइज निगेशन W। क्या कर दिया हमने, 2 का सरलीकरण कर दिया, सिंप्लीफिकेशन कर दिया। अब देखिए सिंप्लीफिकेशन करने के बाद मुझे V वेज R से संबंध फिट करना है। इसके लिए हमें कंस्ट्रक्टिव डायलेमा V वेज R के रूप में लेने के लिए मुझे 5 और 6 का कंजंक्शन नहीं करना होगा। किसका कंजंक्शन करना होगा, 6 और 5 को आपस में मिलाना होगा। कंजंक्शन करने के लिए हम देखिए लिखते हैं V इम्प्लाइज निगेशन W। ध्यान रखिएगा, इसे पहले लिखेंगे क्योंकि कंस्ट्रक्टिव डायलेमा में मुझे थोड़ा सा ये सूत्रों को अपने दिमाग में बैठाए रखना है कि किस सूत्र का प्रयोग कहाँ करेंगे, तब हमारा सवाल हल हो जाएगा। तो पहले 6 लिखा, फिर 5, R इम्प्लाइज निगेशन S। तो ये 6 और 5 का
6 and 5 का क्या है, ये कंजंक्शन है, संयोजन कर दिया है। संयोजन हमने क्यों किया, क्योंकि देखिए सवाल में क्लू दिया हुआ है चौथे पंक्ति में वी वेज आर, वी वेज आर, वी वेज आर से मुझे कंस्टिट्यूटिव डायलेमा के माध्यम से निगेशन डब्ल्यू वेज निगेशन एस प्राप्त हो जाएगा। तो पूर्ववर्ती भाग का विकल्प लेने से उभयता पास में, विधायक उभयता पास में पूर्ववर्ती भाग को स्वीकार करने से विकल्प के रूप में उत्तरवर्ती भाग का स्वीकार हो जाता है वैकल्पिक रूप में। तो हम 8वीं पंक्ति में क्या करेंगे, हाँ 7 एंड 4 के बीच क्या किया हमने, कंस्ट्रक्टिव डायलेमा का यूज किया। कंस्ट्रक्टिव डायलेमा में देखिए ध्यान दीजिए, वी वेज आर मैच हुआ तो निगेशन डब्ल्यू वेज निगेशन एस प्राप्त हो गया। कैसे प्राप्त हुआ मुझे, 7 एंड 4 में कंस्ट्रक्टिव डायलेमा विधायक उभयता पास का यूज प्रयोग करने से प्राप्त हुआ। अब देखिए हमने बताया ना आपको, निगेशन डब्ल्यू वेज निगेशन एस प्राप्त होगा, निगेशन डब्ल्यू वेज निगेशन एस प्राप्त हो जाएगा मुझे, तब मुझे निगेशन टी वेज निगेशन यू जो कि हमारा निष्कर्ष से प्राप्त हो जाएगा। अब अपने सवाल के आखिरी चरण में है, 9 नंबर देखिए, हाँ 3 एंड 8, ध्यान समझिएगा 3 एंड 8 के बीच हमें कौन सा मूल बिठाना है, विघातक उभयता पास, डिस्ट्रक्टिव डायलेमा का यूज करेंगे, तब जाकर मुझे निगेशन टी वेज निगेशन यू जो कि हमारा निष्कर्ष से प्राप्त हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, 3 एंड 8 के बीच डिस्ट्रक्टिव डायलेमा प्रयोग किया तो क्या प्राप्त हुआ, निगेशन टी वेज निगेशन डब्ल्यू वेज निगेशन एस है यहाँ पर, तो निगेशन टी उत्तरवर्ती का कॉन्सिक्वेंट का निषेध करेंगे तो हमें पूर्ववर्ती का निषेध डिस्ट्रक्टिव डायलेमा में प्राप्त होता है, निगेशन टी वेज निगेशन यू प्राप्त हो गया। तो तुम्हारा निष्कर्ष, इस लाइन को अगर कंफ्यूजन तो एक बार फिर समझ लीजिए, डिस्ट्रक्टिव डायलेमा में जैसे P इम्प्लाइज Q और R इम्प्लाइज S लिखा है, तो यदि हम डिस्ट्रक्टिव डायलेमा में निगेशन Q वेज निगेशन S लाते हैं, निगेशन Q वेज निगेशन S करते हैं, तो हमारा निष्कर्ष क्या प्राप्त हो जाएगा, निगेशन P वेज निगेशन R, निगेशन P वेज निगेशन R प्राप्त हो जाएगा। ये क्या है, ये डिस्ट्रक्टिव डायलेमा विघातक उभयता के माध्यम, उभयता पास के माध्यम से ये लाइन हमें प्राप्त होती है। तो हमारा निष्कर्ष प्राप्त हो गया। कैसे प्राप्त हुआ, 3 एंड 8 में क्या किया हमने, डिस्ट्रक्टिव डायलेमा का यूज किया, तो हमारा निष्कर्ष ये प्राप्त हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया, डिडक्शन पूरा हो गया। अब हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। छठा सवाल है मेरा 6 नंबर, हाँ तो सवाल पहले उतारते हैं। हाँ नंबर 1, A implies B डॉट C। नंबर 2, निगेशन A D implies E, E डॉट F implies G। क्वेश्चन कंप्लीट। थर्ड रो है हमारी, B डॉट C वेज, सवाल कुछ बड़ा देखने में लग रहा है, निगेशन A implies D, ब्रैकेट क्लोज, डॉट निगेशन A implies F, ब्रैकेट क्लोज, होल ब्रैकेट। अब देखिए फोर्थ रो में है निगेशन B डॉट C एंड निगेशन G डॉट D, और निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन क्या है, इसलिए E वेज G मुझे प्राप्त करना है। हाँ देखिए E वेज G लिखा कहाँ है, E और G कहाँ लिखा है, देखिए ध्यान से, एक E यहाँ पर है और G,
इन दोनों को ई वेज जी प्राप्त करने के लिए मुझे डी वेज एफ कैसे प्राप्त होगा, जब मुझे मेरे पास डी वेज एफ होगा। डी वेज एफ की सहायता से ही हम ई वेज जी तक पहुंच सकते हैं, निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं अपने। तो डी वेज एफ कैसे प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पर थोड़ी सी चूक हो गई है, ये इम्प्लाइज लगा हुआ है, यहाँ पर इम्प्लाइज है ये तो गलत हो जाएगा, फिर हम हल नहीं कर पाएंगे। ये इम्प्लाइज, हाँ समझ लीजिएगा, ध्यान समझिएगा, इम्प्लाई लिखा है। तो हम सवाल को शुरू करते हैं। 5वां नंबर, सबसे पहले देखिए चौथी पंक्ति में कुछ क्लू दिया हुआ है। निगेशन बी डॉट सी, निगेशन बी डॉट सी को यदि हम सिंप्लीफाई कर दें तो यहाँ से 3 डिसजॉइंटेड सिलोजिज्म लगाएंगे यहाँ से और हम सवाल कर पाएंगे। तब हम सवाल करना शुरू करते हैं। 5 में क्या करेंगे, हम 4 का सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो निगेशन बी डॉट सी। सवाल की आखिरी पंक्तियों में, निष्कर्ष के ऊपर वाली पंक्तियों में कुछ कंक्लूजन हर सवाल में दिखाई देगा, आपको कुछ क्लू दिखाई देगा, तो आप हल कर पाएंगे। देखिए निगेशन बी डॉट सी को हमने सिंप्लीफिकेशन कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, तो क्या लिखेंगे, 4 का सिंप्लीफिकेशन। अब देखिए इसका यूज 2 जगह करना होगा। निगेशन बी डॉट सी का यूज 2 जगह करेंगे, पहली पंक्ति में करेंगे और तीसरी पंक्ति में करेंगे। पहली पंक्ति में करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, निगेशन ए प्राप्त होगा मॉडुलस टोलेंस के माध्यम से, और तीसरी पंक्ति में करेंगे निगेशन बी डॉट सी का प्रयोग, तो क्या प्राप्त होगा, मुझे ये पूरा रो प्राप्त होगा। डिसजॉइंटेड सिलोजिज्म वैकल्पिक न्याय का प्रयोग करेंगे तो मुझे ये पूरा रो प्राप्त होगा। तब हम सवाल को हम हल करना आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम निगेशन पहली पंक्ति में करते हैं। पहली पंक्ति में मॉडुलस टोलेंस लगाएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, मुझे निगेशन ए प्राप्त हो गया। 1 एंड 5 में मॉडुलस टोलेंस शेषवत अनुमान से समझ लीजिए आप, जैसे कि शेषवत अनुमान में क्या होता है, पी इम्प्लाइज क्यू लिखा हो और निगेशन क्यू हो तो क्या प्राप्त होता है, निगेशन पी, इसको कहते हैं मॉडुलस टोलेंस। तो यहाँ पर मुझे निगेशन ए प्राप्त हो गया। अब निगेशन ए का यूज हम यहाँ भी कर सकते हैं, पूर्वोत्तर अनुमान मॉडुलस टोलेंस में, तब ये पंक्ति प्राप्त होगी। अभी देखते हैं आगे। अब इस पंक्ति का प्रयोग एक जगह और कर सकते हैं। नंबर 7, 3 एंड 5 में एक बार फिर यूज करते हैं। पहले 1 एंड 5 में यूज किया, 4 का सिंप्लीफिकेशन के बाद 1 एंड 5 में हमने क्या किया, मॉडुलस टोलेंस का प्रयोग कैसे अनुमान का प्रयोग कैसे है आपको। अब देखिए तो मुझे क्या प्राप्त हो गया, निगेशन ए प्राप्त हो गया। अब इस निगेशन ए को हम 2 पहले एक बार और देखिए एक बार और इसका प्रयोग करके 5 में प्राप्त निगेशन बी डॉट सी को हम इस पंक्ति में यूज करते हैं 3 में, तो मुझे प्राप्त होगा डिसजॉइंटेड सिलोजिज्म के माध्यम से निगेशन ए इम्प्लाइज डी डॉट निगेशन ए इम्प्लाइज एफ। कैसे प्राप्त हो गया, 3 एंड 5 में क्या किया हमने, डिसजॉइंटेड सिलोजिज्म का प्रयोग किया। 3 एंड 5 में डिसजॉइंटेड सिलोजिज्म का यूज किया। अब देखिए निगेशन ए है ना, निगेशन ए में यदि निगेशन एक बार और ए ऐड कर देंगे तब मुझे डी वेज एफ प्राप्त हो जाएगा। डी वेज एफ जो कि मुझे निष्कर्ष की ओर ले जाएगा। तब हम हल करते हैं एक बार और। एक नंबर में हम निगेशन ए वेज निगेशन ए लिखते हैं। निगेशन ए वेज निगेशन ए कहां से आ गया, 6 में एडिशन करने से, 6 में योग कर दिया, किसका योग कर दिया, वेज निगेशन ए का। अब इसका यूज करेंगे ऊपर, कहाँ यूज करेंगे, 9वां नंबर लिखते हैं, तो जगह कम पड़ गई है, ध्यान से समझिएगा। निगेशन ए वेज निगेशन ए
कंस्ट्रक्टिव डायलेमा का यूज करेंगे 7 एंड 8 में, कंस्ट्रक्टिव डायलेमा यूज करेंगे, क्या प्राप्त होंगे, डी वेज एफ प्राप्त होगा। तो 7 एंड 8 में कंस्ट्रक्टिव डायलेमा का यूज करने से डी वेज एफ प्राप्त हुआ। तो लिखेंगे 7 एंड 8 में कंस्ट्रक्टिव डायलेमा यूज किया। अब आगे देखिए, डी वेज एफ, डी वेज एफ यहाँ डी वेज एफ है, तब मेरा निष्कर्ष ई वेज जी प्राप्त होगा। लेकिन ये इससे बंधा हुआ है निगेशन ए से, निगेशन ए को हम मुक्त करेंगे, निगेशन ए से मुक्त करेंगे। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 एंड 6 में मॉडुलस पोनेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। हाँ समझिए, सवाल थोड़ा सा कठिन है। 2 एंड 6 में मॉडुलस पोनेंस का प्रयोग किया, मुझे क्या प्राप्त हो गया, डी implies E फर्स्ट ब्रैकेट में एंड F implies G सेकंड ब्रैकेट में। कैसे प्राप्त हुआ ये मुझे, 2 एंड 6 में पूर्वत अनुमान मॉडुलस पोनेंस के प्रयोग द्वारा मुझे प्राप्त हुआ। अब आखिरी पंक्ति देखिए, डी वेज एफ का यूज कर देंगे तो मुझे ई वेज जी मेरा निष्कर्ष से प्राप्त हो जाएगा। डी वेज एफ क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टिव डायलेमा विधक होता पास 10 एंड 9 के बीच लगाएंगे। विधक होता पास सूत्र और बार अच्छी तरह ध्यान दे लीजिएगा, अगर नहीं याद होगा आपको तो 10 एंड 9 के बीच कंस्ट्रक्टिव डायलेमा का यूज किया तो मुझे क्या प्राप्त हो गया, ई वेज जी। क्योंकि हमारा निष्कर्ष है ई वेज जी। तो ई वेज जी कैसे प्राप्त हुआ, 10 एंड 9 में कंस्ट्रक्टिव डायलेमा का यूज किया तो मुझे ये प्राप्त हो गया। ये बस सवाल जल्दी से कराओ, समझ लीजिए सवाल को। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले 1 एंड 5 पहले सिंप्लीफिकेशन किया, 4 का सिंप्लीफिकेशन किया, फिर 1 एंड 5 में मॉडुलस पोनेंस का यूज किया तो निगेशन ये प्राप्त हुआ। अगली बार क्या किया हमने, हाँ 3 एंड 5 में फिर पुनः एक बार डिजनरी सिलोजिज्म इसी के माध्यम से वैकल्पिक यूज किया तो मुझे ये वाला पार्ट पूरा प्राप्त हो गया। इस पार्ट से मुझे डी वेज एफ लाना था। डी वेज एफ लाने के लिए मुझे निगेशन ए में निगेशन ए को ऐड करना पड़ा। ऐड करने के बाद कंस्ट्रक्टिव डायलेमा विधायक वेक्टर पास का यूज किया तो मुझे डी वेज एफ प्राप्त हो गया। डी वेज एफ का यूज यहाँ करना था मुझे, डी वेज एफ, तो इसे मुझे हटाने के लिए इसे हम मॉडुलस पोनेंस का यूज किया। 2 एंड 6 में मॉडुलस पोनेंस लगाया तो ये वाला पार्ट प्राप्त हुआ। इस पार्ट में हमें कंस्ट्रक्टिव डायलेमा का यूज किया तो मुझे निष्कर्ष जो मेरा ई वेज जी है प्राप्त हो गया। तब हम आगे बढ़ते हैं तो अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 में है 7 नंबर सवाल है, तो इसे हम करते हैं। फर्स्ट है निगेशन एच वेज आई इम्प्लाइज जे इम्प्लाइज के, फर्स्ट यूसेज है। सेकेंड है निगेशन एल डॉट निगेशन एम इम्प्लाइज के इम्प्लाइज एन। थर्ड रो है एच इम्प्लाइज एल डॉट एल इम्प्लाइज एच। फोर्थ रो है निगेशन एल डॉट निगेशन एम डॉट निगेशन ओ। और निष्कर्ष है, निष्कर्ष क्या मेरा, आई इम्प्लाइज आई ये कंफ्यूजन है तो जे लग रहा है मुझे ये, हाँ जे है, जे इम्प्लाइज एम। अब हम इस सवाल को हल करना शुरू करते हैं। हाँ जे इम्प्लाइज एन, तो देखिए पांचवा नंबर डालेंगे। हाँ जे इम्प्लाइज एन, देखिए ध्यान समझिएगा सवाल को।
जे इम्प्लाइज एन की तलाश करेंगे कहाँ पर है, इस पंक्ति में नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। हाँ देखिए इस पार्ट में क्लू छिपा हुआ, सवाल का क्लू छिपा हुआ इस पार्ट में। कैसे, ध्यान समझिएगा, जे यहाँ है एन यहाँ है और ये एच एस के को हाइपोथेसिस लोडिंग के माध्यम से, हेतुवाद न्यायवाद के माध्यम से हटा देंगे तो जे इम्प्लाइज एन मुझे प्राप्त हो जाएगा। उसके पहले मुझे लेकिन इन पार्टों को मॉडुलस पोनेंस के माध्यम से हटाना होगा, इन दोनों को, दोनों पंक्ति हटाना होगा, तब मुझे जाकर ये मेरा निष्कर्ष प्राप्त होगा। तब देखिए उसको हटाने के लिए हम चौथी पंक्ति से क्लू शुरू करेंगे, निगेशन यल डॉट निगेशन यम, यहाँ पर लिखा हुआ है निगेशन यल डॉट निगेशन यम, तो इसे सिंप्लीफाई करके टू एन इसे मॉडुलस पोनेंस करेंगे तो मुझे के इम्प्लाइज एन प्राप्त होगा। अब हम शुरू करते हैं सवाल। तो मेरा क्लू यहाँ पर छिपा हुआ, मुझे यहाँ से सवाल को हल करना है। तब नंबर डालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 4 का सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सरलीकरण करेंगे चौथी पंक्ति का, तो निगेशन एल डॉट निगेशन एम प्राप्त हुआ। कैसे प्राप्त हुआ, 4 का सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण से प्राप्त हुआ। अब इसका यूज कहाँ करेंगे, अब हम देखिए इसका यूज जो प्राप्त हुआ सरलीकरण क्यों किया, क्योंकि इनके 2 और 5 के बीच मॉडुलस पोनेंस का प्रयोग करेंगे, पूर्व अनुमान का प्रयोग करने के लिए हमने ऐसा किया है। अब देखिए छठी पंक्ति में क्या लिखेंगे, 2 और 5 में मॉडुलस पोनेंस लगा तो क्या प्राप्त होगा मुझे, के इम्प्लाइज एन प्राप्त हो गया, के इम्प्लाइज एन। देखिए एक प्राप्त हो गया के इम्प्लाइज एन, मुझे अब क्या चाहिए, जे इम्प्लाइज के चाहिए। तो पहले के इम्प्लाइज एन कैसे प्राप्त हुआ, 2 एंड 5 में मॉडुलस पोनेंस का पूर्व अनुमान लगाने से। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हाँ अब क्या करेंगे, निगेशन एल एडिक्यूल इसका सिंप्लीफाई कर देंगे, तो यहाँ से निगेशन एल से मुझे निगेशन एच प्राप्त होगा, तभी उसमें हम वेज ऐड कर सकते हैं आई को, तब मॉडुलस पोनेंस लगाएंगे। तो मुझे निगेशन एच की तलाश है, निगेशन एच कहाँ से प्राप्त हो। तब देखिए कैसे प्राप्त होगा, इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे पांचवी पंक्ति का, क्या हो जाएगा, निगेशन एल, निगेशन एल कहां से आएगी, 5 का सरलीकरण से प्राप्त हो गया। अब इसका यूज कहां करेंगे, 3 का सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 3 का सिंप्लीफिकेशन करेंगे आठवीं पंक्ति में क्या हो जाएगा, एच इम्प्लाइज एल, कैसे आएंगे, 3 का सरलीकरण से आया। अब देखिए 8 एंड 7 में क्या लगाएंगे, मॉडुलस टॉलरेंस का यूज करेंगे। देखिए समझ लीजिए इसको, एच इम्प्लाइज एल लिखा है, क्या है, ये 8 है, एंड 7 क्या है मेरा, 7 क्या है, निगेशन एल। तो इनके बीच मॉडुलस टॉलरेंस का यूज करेंगे, क्या क्या प्राप्त होगा मुझे, निगेशन एच। कैसे प्राप्त हुआ, मॉडुलस टॉलरेंस के माध्यम से मुझे, शेषवत अनुमान के माध्यम से मुझे प्राप्त हो गया, क्या प्राप्त हुआ, निगेशन एच। निगेशन एच की मुझे तलाश है, क्यों, क्योंकि उसमें वी क्यों आई को ऐड करके हम जे इम्प्लाइज के निकालेंगे। तो देखिए, हाँ 9वां नंबर 8 एंड 7 में मॉडुलस टॉलरेंस लगाया, क्या प्राप्त होगा मुझे, निगेशन एच। 8 एंड 7 में मॉडुलस टॉलरेंस शेषवत अनुमान का यूज किया तो निगेशन एच। अब देखिए निगेशन एच में हम ऐड कर देंगे आई को, तो ऐड हम अपने हिसाब जरूरत के हिसाब से करते हैं, ऐड करके मॉडुलस टॉलरेंस का यूज करेंगे। तो देखिए निगेशन एच एच आई, क्या किया हमने 9 में एडिशन लगा दिया, योग कर दिया। अब देखिए, हाँ 1 एंड 10 देख रहे हैं, 1 एंड 10 में मॉडुलस पोनेंस का यूज करेंगे, पूर्व अनुमान का प्रयोग करेंगे, तब मुझे जे इम्प्लाइज के प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए 11 नंबर, हाँ 1 एंड 10 मॉडुलस पोनेंस लगा तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, जे इम्प्लाइज के। 1 एंड 10 में मॉडुलस पोनेंस पूर्व अनुमान लगाया तो मुझे जे इम्प्लाइज के प्राप्त हो गया। अब देखिए जे इम्प्लाइज के तो से मेरा समस्या भी हल नहीं हुआ है, मुझे क्या चाहिए, जे इम्प्लाइज एन चाहिए। निष्कर्ष में क्या लाना है मुझे, जे इम्प्लाइज एन। तो जे इम्प्लाइज एन कैसे आएगा, ध्यान से समझिएगा, हमने ऊपर बताया आपको जे इम्प्लाइज के और जे इम्प्लाइज सॉरी जे इम्प्लाइज के और के इम्प्लाइज एन की मदद से जे इम्प्लाइज एन आएगा। तो देखिए
एक के इम्प्लाइज एन हमने पहले निकाल लिया था, जे इम्प्लाइज के अभी निकाला। तो 11 and 6 में हैप्टिक सिलोजिज्म का यूज करेंगे, हेतुहेतुक न्याय का यूज करेंगे, तो मुझे जे इम्प्लाइज एन प्राप्त होगा। तो बस समझ लीजिए हल्के से इसको। मान लीजिए जे इम्प्लाइज यहाँ पर है, 11वीं पंक्ति में है, और छठी पंक्ति में क्या लिखा हुआ है, के इम्प्लाइज एन। तो देखिए मैच हुआ पंक्ति में, तो जे इम्प्लाइज एन प्राप्त हो गया। तो देखिए नंबर 12, 11 and 6 में 11 and 6 में देखिए 11 and 6 में हम क्या करेंगे, हम हाइपोथेसिस सिलोजिज्म का यूज करेंगे। तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, जे इम्प्लाइज एन। 11 and 6 में आपको समझ में आ गया होगा, हेतुहेतुक न्याय का यूज किया तो मुझे जे इम्प्लाइज एन जो कि हमारा निष्कर्ष है प्राप्त हो गया। 11 जे इम्प्लाइज के, 6 के इम्प्लाइज एन, तो के मैच हटा दिए, इसको जे इम्प्लाइज एन लिख दिया। ठीक, अब देखिए, अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो 8वां नंबर है, हाँ 8वां नंबर सवाल है, हाँ इसे लिखते हैं नंबर 1, P implies Q dot R implies S। सेकेंड प्रिंसेज है Q implies T dot S implies Q। थर्ड प्रिंसेज है negation P implies T dot negation Q implies S। फोर्थ प्रिंसेज है negation T, और निष्कर्ष मुझे क्या प्राप्त करना है, negation R वेज negation Q। अब देखिए, हाँ इसमें हम कुछ रास्ता खोजते हैं, negation R वेज negation Q। बहुत छिट्टा, वो negation R यहाँ लिखा है, R यहाँ है, और Q, negation R और Q तक मुझे पहुंचना है। उसके लिए मुझे आखिरी पंक्ति negation T से, देखिए एक रास्ता है, कुछ रास्ते ध्यान से समझते हैं। तो यदि मान लीजिए कि 1 और 2 का सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं, तो मुझे, और सिंप्लीफिकेशन करके का उपयोग करते हैं, तो मुझे P implies T प्राप्त होगा। P implies T से और निगेशन T मॉडस्टोरेंस लगाते हैं तो सवाल हम हल नहीं कर पाएंगे। तो दूसरा रास्ता क्या अपनाते हैं, निगेशन T में हम निगेशन U को ऐड करते हैं, तो मुझे निगेशन Q वेज निगेशन S प्राप्त होगा। निगेशन Q वेज निगेशन S से के माध्यम से मुझे निगेशन P वेज निगेशन R प्राप्त होगा। तब हमें कुछ रास्ता दिखाई देगा। तो मेरा टारगेट क्या है, निगेशन R लाना। लक्ष्य क्या है, मुझे निगेशन R चाहिए। निगेशन R को एक जगह लिखा हुआ है। निगेशन R कैसे आएगा, निगेशन Q वेज निगेशन S के माध्यम से आएगा। तो हम सवाल हल करना शुरू करते हैं। देखिए नंबर 5। सबसे पहले हम निगेशन T में ऐड करते हैं निगेशन U को। देखिए निगेशन T में ऐड किया निगेशन U को, क्यों ऐड किया, इससे मुझे डिस्ट्रक्टिव डायलेमा के माध्यम से निगेशन Q वेज निगेशन S प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 4 में एडिशन। 4 में क्या किया हमने, ऐड कर दिया। 4 में हमने क्या किया, ऐड कर दिया अपनी जरूरत के हिसाब से। अब छठी पंक्ति में क्या करेंगे हम, देखिए हाँ 2 and 5 में डिस्ट्रक्टिव डायलेमा, विघातक उभयता पास का यूज करेंगे, विघातक उभयता पास का यूज करेंगे, तो मुझे निगेशन Q वेज निगेशन S प्राप्त होगा। तो आप इस सूत्र में कुछ कंफ्यूजन होगा तो पिछले पन्नों में, पिछले भागों में जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रक्टिव डायलेमा का यूज करने का। तो मुझे क्या प्राप्त होगा, निगेशन Q वेज निगेशन S। उत्तरवर्ती भाग का निषेध, कॉन्सिक्वेंट का डिनाई करने से, कॉन्सिक्वेंट पार्ट को डिनाई करने से, निगेशन T वेज निगेशन U को डिनाई करने से मुझे क्या होगा, निगेशन Q वेज निगेशन S प्राप्त हो गया। तो क्या लिखेंगे, 2 and 5 में
डिस्ट्रक्टिव डायलेमा का यूज किया, 2 और 5 में डिस्ट्रक्टिव डायलेमा का यूज किया। अब देखिए निगेशन क्यू वेज निगेशन एस का यूज यहाँ पर है, निगेशन क्यू वेज निगेशन एस करेंगे, पूरा डिस्ट्रक्टिव डायलेमा का यूज करेंगे तो मुझे क्या प्राप्त होगा, निगेशन पी वेज निगेशन आर प्राप्त होगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए नंबर 7 1 एंड 6 में पुनः डिस्ट्रक्टिव डायलेमा का यूज किया, मुझे क्या प्राप्त हो गया, निगेशन पी वेज निगेशन आर। 1 एंड 6 में डिस्ट्रक्टिव डायलेमा का यूज किया, हाँ 1 6 में डिस्ट्रक्टिव डायलेमा का यूज किया, तो क्या मुझे प्राप्त निगेशन पी वेज निगेशन आर। अब देखिए मुझे क्या चाहिए, निगेशन आर लाना है, तभी हम निगेशन आर आ गया तो उसमें कुछ भी ऐड करके हम निष्कर्ष को निकाल लेंगे, कंक्लूजन को निकाल लेंगे। तो अब देखिए निगेशन आर अब कैसे आ सकता है, जब हम इसका निषेध करते हैं, निगेशन पी करके निषेध करेंगे तब मुझे निगेशन आर प्राप्त होगा। तब आगे बढ़ते हैं, देखिए निगेशन पी का निषेध यहाँ से मुझे प्राप्त हो सकता है, तो हम 3 का सिंप्लीफिकेशन करते हैं, निगेशन पी इंप्लाइज टी, इसे हम 3 का सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन किया, इसके माध्यम से हम इसका हम मॉडुलस टॉलरेंस के माध्यम से निगेशन पी का निषेध निकाल लेंगे। 9वां नंबर देखिए, हाँ 8 एंड 3 8 एंड 4 3 से 8 एंड 4 में हम मॉडुलस टॉलरेंस शेषवत अनुमान का यूज करेंगे, तो मुझे क्या प्राप्त होगा, निगेशन निगेशन पी प्राप्त होगा। इसे एक बार अलग से भी समझ लीजिए आप, जैसे कि एक है क्या आपका 8 नंबर, निगेशन पी इंप्लाइज टी में हम 4 नंबर यहाँ से निगेशन टी लिखा, यानी कि इस भाग का निषेध किया, तब मुझे निष्कर्ष में क्या प्राप्त होगा, निगेशन और निगेशन पी ऑलरेडी मेरे पास है, इतना पार्ट मेरे पास ऑलरेडी पहले से है, तो इसका निषेध प्राप्त होगा। मॉडुलस टॉलरेंस क्या प्राप्त होता है, इंसिडेंट का पूर्ववर्ती भाग का निषेध प्राप्त होता है, तो मुझे ये एक्स्ट्रा निषेध प्राप्त हुआ। अब देखिए ध्यान समझिएगा, तो ये हाँ 10वें नंबर में हम क्या करेंगे, यदि 7 एंड 9, ध्यान समझिए 7 एंड 9 में यदि वैकल्पिक न्यायवाद डिसजॉइंटिव सिलोजिज्म का यूज करेंगे अगर, तो मुझे निगेशन आर प्राप्त हो जाएगा। तो अपने हम निष्कर्ष की ओर, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, ध्यान समझिएगा, 7 एंड 9 में डिसजॉइंटिव सिलोजिज्म का यूज करेंगे, क्योंकि निगेशन पी ऑलरेडी है, निगेशन पी बहुत ध्यान समझिएगा, निगेशन पी पार्ट है मेरे पास पहले से, निगेशन पी पहले से है, ये इसका निषेध करना, इस पूरे पार्ट का निषेध करेंगे तो मुझे क्या प्राप्त होगा, डिसजॉइंटिव सिलोजिज्म में निगेशन आर प्राप्त होगा। तब हम क्या प्राप्त करेंगे, निगेशन आर कैसे प्राप्त हो, मुझे 7 निगेशन पी कैसे प्राप्त हुआ, तो मुझे हाँ 8 एंड 4 में यहाँ लिखा था, देखिए 8 एंड 4 में मॉडुलस टॉलरेंस का यूज किया था, मॉडुलस टॉलरेंस का यहाँ देखा समझाया था आपको, 8 एंड 4 मॉडुलस यूज किया था। अब 7 और 9 में क्या यूज करेंगे, 7 एंड 9 में डिसजॉइंटिव सिलोजिज्म का यूज करेंगे, वैकल्पिक न्याय का यूज करेंगे, तो मुझे निगेशन आर प्राप्त हो गया। अब निगेशन आर में यदि हम निगेशन क्यू को ऐड कर दें तो मेरा निष्कर्ष प्राप्त हो जाएगा, निगेशन आर में इमेज लगाकर ऐड करते हैं निगेशन क्यू, तो मेरा ये क्या किया हमने 10 में एडिशन यूज कर दिया, योग कर दिया, तो मुझे निष्कर्ष प्राप्त हो गया। तो आप देख रहे हैं ये निष्कर्ष यहाँ पर ये प्राप्त हो गया, निगेशन आर में निगेशन क्यू को ऐड कर दिया। तो मेरा 8वां सवाल पूरा हो गया। अब हम अपने 9वें सवाल की ओर बढ़ते हैं, 9 सवाल नंबर 9 नंबर कुछ बड़ा लग रहा है, नंबर 1 W V implies W, नंबर 2 X implies Y, नंबर 3 Z implies W, नंबर 4 से जो है X implies A,
नंबर 5 है W implies X, नंबर 6 है कुछ एडिशनल पार्ट है इसमें, V implies Y dot Z implies A, का whole implies V H Z। इसका क्या निकालना है मुझे, Y H A। 6 प्रिंसेस हैं सवाल में। अब हम 7वां नंबर शुरू करेंगे, लेकिन पहले ध्यान समझिएगा, वाई वेज ए लाना है। देखिए वाई यहाँ है, ए यहाँ है। वाई वेज ए कैसे प्राप्त होगा मुझे, वी वेज जेड। जब मेरे पास वी वेज जेड होगा तो प्राप्त होगा। वी वेज जेड देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, वी वेज जेड। वी वेज जेड कब प्राप्त होगा आपको, जब इस पार्ट का मॉडुलस पोनेंस करेंगे तब। तो हम सवाल लगाना शुरू करते हैं। इस पार्ट का मॉडुलस पोनेंस करने के लिए मुझे v implies y डॉट z implies a की तलाश करनी है। जब ये मुझे प्राप्त हो जाएगा तब मॉडुलस पोनेंस के माध्यम से v वे z को हम प्राप्त कर लेंगे। तो हम शुरू करते हैं सवाल लगाना। सबसे पहले हम v implies y की तलाश करेंगे, v implies y प्राप्त हो। तब v implies y की तलाश, देखिए v यहाँ पर लिखा हुआ है, y यहाँ लिखा है लेकिन इससे मैच नहीं हुआ। v, हाँ देखिए इस पंक्ति 1 and 5 में देखिए W W मैच हुआ, VX आ गया। VX का यहाँ से करेंगे। देखिए सबसे पहले हम 7वीं पंक्ति में 1 and 5 का हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म हेतु का यूज करते हैं, एचएस का यूज करते हैं। तब मुझे 1 and 5 में यूज किया तो मुझे V implies X प्राप्त हुआ। इसे एक बार और हल्के समझ लीजिए आप। इसे मान लीजिए देखिए लिखा हो, पहली पंक्ति क्या लिखी है, V implies W। पांचवी क्या है, पांचवी क्या है, W implies X। अब देख रहे हैं ये मैच हुआ, क्या प्राप्त हो गया मुझे, V implies X। V implies X प्राप्त हो गया तो मैं V implies X प्राप्त हुआ। कैसे प्राप्त हुआ मुझे, 1 and 5 में HS का यूज करके। अब देखिए V implies S प्राप्त हो गया, S प्राप्त हो गया। तो यदि इसी में हम, ध्यान समझिएगा, इसी पंक्ति में हम यदि हम दूसरा आधार वाक्य x implies y ऐड कर निकाल दें, लगा दें, तब मुझे v implies y प्राप्त हो जाएगा। तब देखिए 8वां नंबर क्या करते हैं हम, 7 and 2 में, ये देखिए मेरा नया नंबर क्या है, 7 है। इसको हम 7 लिख लेते हैं समझाने के लिए आपको। 7 and 2 में हाइब्रिड सिलोजिज्म का प्रयोग किया, हेतु हेतु न्यायवाद का यूज किया, तब मुझे क्या प्राप्त हो गया, 7 लिखेंगे, 7 ये है और 2। बहुत ध्यान समझिएगा सवाल को, सवाल आसान है, एक बार समझ में आ जाए आपको बहुत ही आसान होगा। और समझ में कब आएगा, जब आप अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से परफेक्शन आएगा आपके अंदर। तो 7 and 2 आप कल्पना करिए कि इसके नीचे है, 2 कहाँ इसके नीचे है, तब आप आसानी समझ लेंगे बात को। तो मुझे V implies Y प्राप्त हो गया, मुझे V implies Y प्राप्त करना है, तो ये प्राप्त कैसे प्राप्त हुआ, 7 and 2 में हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म लगाया, एचएस के माध्यम से प्राप्त हुआ। अब देखिए पहला पार्ट मुझे प्राप्त हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, Z implies A प्राप्त करना है। अब देखिए Z कहाँ लिखा है, Z यहाँ लिखा है, ठीक है, ये यहाँ लिखा है, मैच नहीं किया, Z implies W। फिर देखिए, हाँ अब इनके 3 और 5 के बीच पुनः एक बार संबंध बैठाएंगे, 3 and 5 इसके बीच, 3 and 5 के बीच, 3 and 5 कैसे बिठाएंगे, देखिए 3 and 5 के बीच यदि एचएस का यूज करते हैं, हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म का यूज करते हैं, तो मुझे Z implies X प्राप्त हो जाएगा। 9 नंबर देखिए, 3 and 5 में एचएस के माध्यम से मुझे Z implies X, 3 and 5 में एचएस लगा दिया तो मुझे Z implies X प्राप्त हो गया। अब देखिए अगले नंबर में देखते हैं क्या करते हैं, Z implies X का यूज यहाँ करेंगे तो मुझे ZA प्राप्त होगा। इसलिए समझ लीजिए एक बार, इसी Z implies X लिखा है और इसमें हम चौथी पंक्ति का Z implies X क्या है, 9वीं पंक्ति है, और चौथी पंक्ति का Z सॉरी X implies A लेते हैं। तब यहाँ HS के माध्यम से आप देख रहे हैं कि
ये x मैच हो गया x से, तो z इम्प्लाइज ए प्राप्त हो गया एच के माध्यम से। कैसे प्राप्त हुआ? एच के माध्यम से। तो यहाँ लिखेंगे z इम्प्लाइज ए कैसे प्राप्त हुआ? 9 and 4 कैसे प्राप्त हुआ? 4 and 9, ठीक है, 9 and 4 में HS, ये तीन का बन जाएगा, तीन यहाँ बनाएंगे 9 and 4 में HS के माध्यम से z इम्प्लाइज ए 9 4 में HS बताया। अब देखिए V इम्प्लाइज y यहाँ है और z इम्प्लाइज a यहाँ है, इन दोनों का कंजंक्शन करके मॉडल्स पूर्णित लगाएंगे तो V वे z प्राप्त होगा। V वे z प्राप्त हो गया मुझे, तब सवाल मेरा निष्कर्ष प्राप्त हो जाएगा। हम अगले 11 नंबर पॉइंट में क्या करेंगे? हम दोनों कंजंक्शन करेंगे, V इम्प्लाइज y डॉट z इम्प्लाइज a। क्या किया हमने? 10 V इम्प्लाइज y 8 एंड 10 का कंजंक्शन किया, संयोजन कर दिया, तो मुझे ये प्राप्त हो गई। अब देखिए 6 and 11, 6 and 11 में क्या किया हमने? मॉडल्स पोनेंस का यूज करेंगे, पूर्व अनुमान का यूज करेंगे। हमारी 12वीं पंक्ति में V वेज z प्राप्त हो जाएगा। कैसे प्राप्त हुआ? 6 and 11 में हमने पूर्वत अनुमान का यूज किया, मॉडल पोनेंस का यूज किया, तो मुझे V वेज z प्राप्त हुआ। अब इस V वेज z का यूज यदि इस पंक्ति में कॉन्स्ट्रक्टिव डायलेमा विधायक वेक्टर के रूप में करेंगे तो y वेज z जो मेरा निष्कर्ष से प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए 13 नंबर क्या करेंगे हम? 11 and 12 में कॉन्स्ट्रक्टिव डायलेमा का यूज करेंगे तो y वेज a V वेज z मैच हुआ, पूर्ववर्ती भाग मैच हुआ, विकल्प रूप में दिया हुआ, तो पूर्ववर्ती भाग कॉन्सिक्वेंट पार्ट हमारा विकल्प के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 11 12 में क्या किया हमने? कंस्ट्रक्टिव डायलेमा विधायक वेक्टर पास का यूज किया, तो मुझे y वेज a प्राप्त हो गया, जो कि हमारा निष्कर्ष है। तो ये सवाल हल हो गया। अब हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10, 10वां सवाल लिखिए, लिखते हैं B नंबर 1 है प्रिंसेस B वेज C फर्स्ट ब्रैकेट इम्प्लाइज D वेज E, सेकेंड प्रिंसेस दूसरे आधार वाक्य फर्स्ट ब्रैकेट में D वेज E वेज F इम्प्लाइज G वेज H, थर्ड लाइन G वेज H the whole implies negation D, फोर प्रिंसेस है E implies negation G, 5 है B, और निष्कर्ष निकालना कंक्लूजन है हमारा, इसलिए H हमें H लाना है। H सवाल में दो जगह लिखे हैं, देखिए हम सवाल हल करेंगे। H देखिए एक बार H तो यहाँ है और एक H यहाँ है, लेकिन दोनों ही H G के साथ है, तो क्या समझते हैं? निगेशन G, निगेशन G की जरूरत पड़ेगी सवाल में। निगेशन G जब होगा तो H आएगा। निगेशन G कैसे आएगा? E के माध्यम से। निगेशन G कैसे आएगा? उसके लिए हमें E की जरूरत पड़ेगी। E का मॉडल्स पोनेंस करेंगे तो हमारा निगेशन G आएगा। अब E कैसे प्राप्त होगा? E प्राप्त करने के लिए हमें D के सहयोग लेना पड़ेगा। तो हम सवाल लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल का क्लू देखिए, छठा नंबर यहाँ शुरू करते हैं B की सहायता से। ये B में ऐड करके हम मॉडल्स पोनेंस लगाकर D वेज E निकालेंगे, फिर इसकी सहायता से यहाँ तक पहुंचेंगे। यानी कि सवाल के क्लू अक्सर आखिरी पंक्ति में दिए होते हैं निष्कर्ष से पहले, तो उसकी सहायता से हम सवाल निकालते हैं। इस पूरे सवाल को पहले अपने दिमाग में फील करना होगा आपको पूरी तरह से, कैसे क्या करें, टेक्निक सूत्र के यूज कैसे करना है, सब आपको पर्सनल मैटर होता है। इसको हल कर कैसे करें आप, तो सूत्रों को अच्छी तरह और अभ्यास
बहुत ही सहायक होता है। तब देखिए इसमें पांचवी पंक्ति में वी लिखा है, तो इसमें हम ऐड कर देंगे बी वेज सी। क्यों ऐड किया? क्योंकि इस यहाँ पर मॉडस पोनेंस की सहायता लेनी होगी पहले आधार वाक्य से। तब हमने क्या लिखेंगे यहाँ पर, फाइव में ऐड किया। क्या ऐड किया था? सी। अब देखिए इसका हम यूज यहाँ करेंगे 1 और 6 में मॉडस पोनेंस का सहायता लेंगे पूर्वत अनुमान का। तो सातवीं पंक्ति क्या हो जाएगी? डी वेज ई प्राप्त होगी। मॉडस पोनेंस लगाने से उत्तरवर्ती भाग प्राप्त होता है। तो क्या लिखेंगे? 1 और 6 मॉडस पोनेंस पूर्वत अनुमान। अब देखिए डी वेज ई प्राप्त हो गया। अब यदि उसमें हम ऐड कर दें एफ, तो यहाँ मॉडस पोनेंस का प्रयोग हो जाएगा, तो जी वेज एच प्राप्त हो जाएगा। तो आठवीं पंक्ति में हम डी वेज ई में हम ऐड कर रहे हैं वेज एफ का ऐड कर रहे हैं। क्या लिख दिया? तो हम लिखते हैं 7 में एडिशन कर दिया, योग कर दिया वेज एफ का। एफ क्यों किया? क्योंकि इसकी सहायता से हमें मॉडस पोनेंस फिर यूज करना है पूर्वत अनुमान का। समझ रहे हैं? दूसरे का 8वें में पूर्वत अनुमान लगाने से मुझे जी वेज एच प्राप्त हो जाएगा। तभी हम अपने निष्कर्ष की ओर पहुंचेंगे हम। हाँ, तो 9वें में हम 2 और 8 में मॉडस पोनेंस का यूज करेंगे। तो मुझे क्या प्राप्त हो गया? जी वेज एच। कैसे प्राप्त हुआ? 2, 8 में मॉडस पोनेंस पूर्वत अनुमान लगाने से। अब देखिए जी वेज एच प्राप्त हो गया। जी वेज एच का यूज हम यहाँ करेंगे। जी वेज एच यहाँ देख रहे हैं, जी वेज एच यहाँ जी वेज एच भी है। तो इनके बीच हम पुनः मॉडस पोनेंस का यूज करेंगे, पूर्वत अनुमान का यूज करेंगे 3 और 9 में। तो क्या प्राप्त होगा? 3 और 9 में मॉडस पोनेंस लगाने से मुझे निगेशन डी प्राप्त होगा। तो 3 और 9 मॉडस पोनेंस। अब निगेशन डी का यूज क्या करेंगे हम? देखिए हम ई निकालने में प्रयोग करेंगे। ई निकालने के बाद इसे जी, हमें ई चाहिए ना, ई निकालेंगे तभी तो जी आएगा। यहाँ बताया गया आपको, पहले ई निकालेंगे तो निगेशन जी प्राप्त कर लेंगे। तो निगेशन डी का यूज हम 7 और 10 के बीच करेंगे। देखिए 7 और 10 में यदि निगेशन डी डिजंटी सिलोजिज्म का यूज करेंगे, वैकल्पिक न्याय का प्रयोग करेंगे दोनों के बीच 7 और 10 में, तो मुझे ई प्राप्त हो जाएगा। तो लिखते हैं 11 पंक्ति में 7। हाँ, तो क्या प्राप्त हुआ? ई कैसे प्राप्त हो गया? 7 और 10 के बीच डिजंटिव सिलोजिज्म वैकल्पिक न्यायवाद का प्रयोग किया। आपको बता चुके हैं वैकल्पिक न्यायवाद में क्या होता है। यदि पी वेज क्यू लिखा हो और निगेशन पी हो तो क्या प्राप्त हो जाएगा? क्यू प्राप्त हो जाएगा। तो उसे बी वेज सी था, सॉरी डी वेज ई में निगेशन डी का यूज किया तो क्या प्राप्त हो गया? मुझे ई प्राप्त हो गया। अब देखिए अब इस ई की सहायता से यहाँ पर हम फिर पुनः मॉडस पोनेंस का यूज करेंगे 4 और 11 में। 4 और 11 में मॉडस पोनेंस लगाएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? मुझे निगेशन जी प्राप्त हो जाएगा। तो 12 पंक्ति क्या हो जाएगी? 4 और 11 में मॉडस पोनेंस लगाने से मुझे क्या प्राप्त हुआ? निगेशन जी। 4 11 में मॉडस पोनेंस पूर्वत अनुमान। अब देखिए निगेशन जी को हम क्या कर सकते हैं? देखिए जी वेज एच लिखा है ना, यदि इसमें पुनः वैकल्पिक न्यायवाद का यूज करेंगे डिजंटी सिलोजिज्म का तो मुझे एच प्राप्त हो जाएगा। 9 और 12 में डीएस का प्रयोग करेंगे। तो देखिए जी वेज एच लिखा है, क्या लिखा है? जी वेज एच में हमने निगेशन जी मेरे लगा दिया तो क्या प्राप्त हो गया? एच प्राप्त हो गया, मेरा निष्कर्ष प्राप्त हो गया। तब देखिए 13 रो में जी वेज एच किनके बीच? 9 और 12 के बीच डिजंटी सिलोजिज्म लगाया वैकल्पिक न्यायवाद, तो मुझे क्या प्राप्त हो गया? एच। ये मेरा निष्कर्ष है। कैसे प्राप्त हुआ? ये 9 और 12 में डिजंटी सिलोजिज्म का यूज किया, वैकल्पिक न्याय का यूज किया, तो मुझे एच प्राप्त हो गया। हमारा निष्कर्ष है ये। इस प्रकार आप सवाल समझ गए होंगे।
अब हमने एक एक्स्ट्रा सवाल लिया था, आखिरी सवाल 11 नंबर, मैं यही हल कर देता हूँ। कहाँ नए पन्ने में जाऊंगा, 11वां नंबर यहाँ डाल दिया। क्या सवाल लिखते हैं पहले, P implies Q, फर्स्ट रो है, सेकेंड है P डॉट Q implies, इसे मुझे कैपिटल में लिखना चाहिए, चलिए स्मॉल में होगा, कोई दिक्कत नहीं, समझना है सवाल आपको। थर्ड है P implies R implies negation S, और फोर्थ पंक्ति है S वेज T। निष्कर्ष क्या है, इसलिए T निकालना है हमको, हमने स्मॉल लेटर में लिखा है। हाँ, अब देखिए इस सवाल को लेने का उद्देश्य मेरा यह था कि इसमें एक सूत्र जिसका प्रयोग 9 में से नहीं किया गया था, एब्सॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन सूत्र में क्या होता है, संविलियन कहते हैं इसको, उसका प्रयोग होगा, प्रत्येक सूत्र का प्रयोग होना जरूरी था। देखिए P डॉट Q इम्प्लाइज R, मुझे T लाना है, मुझे T चाहिए, T निगेशन S से प्राप्त होगा। निगेशन S कैसे प्राप्त होगा, P इम्प्लाइज R से प्राप्त होगा। P इम्प्लाइज R कहाँ पर है, P और R, P इम्प्लाइज R, तो बिना P डॉट Q के P इम्प्लाइज R नहीं प्राप्त हो सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रथम पंक्ति में क्या करेंगे, संविलियन का प्रयोग करेंगे, एब्सॉर्प्शन का प्रयोग करेंगे। देखिए ठीक ना, तो हम लिखते हैं 1 में संविलियन यूज करते हैं, एब्सॉर्प्शन यूज करते हैं, तो P इम्प्लाइज P डॉट Q। इस सूत्र में क्या आप ध्यान दिया होगा, इस सूत्र में पूर्ववर्ती भाग को पुनः एक बार लिखते हैं, लिखकर उत्तरवर्ती भाग से ऐड कर देते हैं, ठीक ना। कंसिक्वेंट में एंटीसीडेंट भाग को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं सूत्र में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 1 में एब्सॉर्प्शन ABS, पूरा स्पेलिंग होता है ABSORPTION, संविलियन इसको हिंदी में बोलते हैं। तो इसमें एब्सॉर्प्शन की मदद से हम पूर्ववर्ती भाग को पुनः एक बार लिख दिया, इससे मुझे HS निकालने में सवाल करने में मदद मिलेगी। देखिए छठा नंबर क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं इसको 5 और 2, ठीक ना, 5 और 2 में HS का प्रयोग करेंगे, हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म का प्रयोग करेंगे, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, P इम्प्लाइज R, 5 2 में HS के प्रयोग से P इम्प्लाइज R प्राप्त हो गया। अब इस P इम्प्लाइज R को यहाँ पर हम मॉडुलस पोनेंस का प्रयोग करेंगे, पूर्वत अनुमान लगाएंगे। 3 और 6 में मॉडुलस पोनेंस का प्रयोग करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, तो ये निगेशन S, क्या प्राप्त हुआ, निगेशन S। इस निगेशन S का यूज यहाँ करेंगे डिजंक्टिव सिलोजिज्म वैकल्पिक न्यायवाद निकालने के लिए। तो 4 और 7 में DS का प्रयोग करेंगे तो क्या प्राप्त हो गया, मुझे T प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि हमारा निष्कर्ष है। और यहाँ लिखा नहीं भूल गया, निगेशन S कैसे प्राप्त हुआ था, 3 और 6 में मॉडुलस पोनेंस लगाने से प्राप्त होता है। और T कैसे प्राप्त हुआ, 4 और 7 में डिजंक्टिव सिलोजिज्म वैकल्पिक न्यायवाद का प्रयोग करने से मुझे क्या प्राप्त हो गया, T प्राप्त हो गया, जो कि हमारा निष्कर्ष है कि T है, मुझे प्राप्त हो गया। इस प्रकार हमने आज 11 सवालों का अध्ययन किया और इनका अच्छी तरह से अभ्यास करिएगा, ठीक ना। इसको हमने वैधता परीक्षण के लिए निगमन सूत्रों की सहायता से सवालों को हल करना सीखा। अगले भाग में हम कुछ अन्य प्रश्नों को, अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। और अगर आपको इससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और कोई भी अपनी समस्या हमें बता सकते हैं। हाँ, अभ्यास अति आवश्यक है, जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।